बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग आइए हमारे इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन क्लास का आनंद लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारा पार्ट नंबर 2। क्या है बच्चों? वो है हमारा पार्ट नंबर 2। तो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 2 में बात करने वाले हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है बच्चों, किसकी बात करने वाले हैं? थाइमस ग्रंथि की। तो प्यारे बच्चों, जो थाइमस ग्रंथि होती है यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो हमने कल लेक्चर में डाला था, पहले लेक्चर में, उसमें से कुछ बच गया है, तो आज हम इसमें कवर कर लेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों हार्मोन्स तथा हार्मोन्स के कार्य। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखते रहें, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के ही रहूँगा, है ना। तो जो 10th की हमारी बायोलॉजी है, 12th की बायोलॉजी है, और एक हम आपके लिए विशेष क्या लेके आएंगे, एक विशेष एक दिन हम आपको क्या वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको हम पूरा रिवीजन करवा देंगे, है ना बच्चों। क्या करवा देंगे? पूरा क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे। ये क्लास मतलब ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और रेड वाला जो घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आइए बच्चों, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है ना। क्या है? वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर कैसा है बच्चों? पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो थाइमस ग्रंथि होती है यह हृदय के कैसी होती है? हृदय के पास में ही वो पाई जाती है। और कैसी होती है? चपटी द्विकुंडलित होती है। ठीक है, चपटी द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? यह चपटी होती है, द्विकुंडलित होती है। और कैसी होती है बच्चों? यह जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है यह शिशुओं में यानी छोटे बच्चों में क्या होती है? विकसित होती है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, वयस्क होता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ये थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी वयस्क में थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस जो हमारी थाइमस ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो प्यारे बच्चों, इससे हमारे थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसका श्रावण होता है? थाइमोसिन का श्रावण होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और आपको क्या करना है? नोट्स भी देना है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो थाइमस ग्रंथि होती है यह हृदय के आगे, चलिए आप सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यह हृदय के आगे चपटी द्विकुंडलित कैसी होती है बच्चों? द्विकुंडलित। ठीक है, या द्विपिंडकीय रूप में या द्विपिंडकीय रूप में होती है। ठीक है बच्चों, कैसी होती है? द्विपिंडकीय रूप में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए, यह शिशुओं में विकसित होती है। ठीक है बच्चों, कैसी होती है? विकसित होती है। जैसे जैसे शिशु
शिशु, शिशु यानी बच्चों शिशु वयस्क, वयस्क होता जाता है, ठीक है, होता है। वैसे वैसे जो हमारी थाइमस ग्रंथि है, वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? विलुप्त हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है, हैं? यह शिशुओं में विकसित होती है, जैसे जैसे शिशु वयस्क होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे जो थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? हो गई है ना? चलिए अब आइए देखते हैं इसके पिंडकों के द्वारा, पिंडकों के द्वारा, ठीक है, इसके पिंडकों के द्वारा क्या होता है बच्चों? इसके पिंडकों के द्वारा थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी बच्चों? हमारी थाइमस ग्रंथि आप सभी को समझ में आ गई होगी, है ना? सभी को क्लियर है? क्लियर आ रहा है वीडियो? चलिए अब क्लियर आ रहा है ना बच्चों? ओके, सभी को क्लियर है ना? ओके, चलिए बच्चों अब हम दूसरा समझते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है दूसरी हमारी बच्चों? जो दूसरी हमारी ग्रंथि है वह हमारी है बच्चों, कौन सी है? वो हमारी है, क्या है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय को बाद में देखते हैं, आइए पहले हम देख लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है बच्चों? अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि को हम थोड़ा सा चित्र भी आपको बताएंगे। यह उदर गुहा के वृक्क के अग्र सिरे पर क्या होती है? स्थित होती है। कहाँ पे होती है? यह उदर गुहा के अग्र सिरे पर स्थित होती है। ठीक है बच्चों, कैसी होती है? यह अग्र सिरे पर, गुहा के अग्र सिरे पर स्थित होती है। ठीक है, इसको फिर से लिख लीजिए, उदर गुहा। ठीक है बच्चों, उदर गुहा के अग्र सिरे पर क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है बच्चों, यह संख्या में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? यह संख्या में एक जोड़ी, कितनी होती है बच्चों? एक जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? यह संख्या में एक जोड़ी होती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। शायद मैं इसको कल बता दिया हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। यह संख्या में एक जोड़ी होती है। ठीक है, और यह कैसी होती है? यह वृक्क की भांति। ठीक है, यह वृक्क की भांति दो भागों में, ठीक है बच्चों, दो भागों में बटी होती है। ठीक है बच्चों, कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में बटी होती है। इतनी बात सभी को क्लियर है ना?
क्लियर है बच्चों? ये बच्चों अब हम चलते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। क्या बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये हमारे क्या होती है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है बच्चों, और समझिएगा बहुत ही मजेदार पॉइंट, इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना? आइए देखते हैं। जो बच्चों ये अग्नाशय होता है, यह क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि होता है। इसका जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, आइए हम देखते हैं। इसमें दो भाग होंगे। ठीक है, इसका बाह्य जो बाह्य भाग होता है वो क्या करता है बच्चों? बाह्य भाग अग्नाशयी ठीक है, अग्नाशयी रस का श्रवण करता है। रस का श्रवण करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे ये अब इसका जो कार्य होता है बाह्य भाग में, अगर ये बहिःस्रावी करता है, बाह्य मतलब इसका श्रावण होता है, तो ये क्या करेगा? अग्नाशयी रस का श्रावण करेगा। और जब ये अंतः श्रावण करेगा, ठीक है, अब जब इसका अंतः श्रावण जब ये अंतः श्रावण करेगा, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? अंतः श्रावण भाग में लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, तो बच्चों द्वीपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? द्वीपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं में बच्चों जो हमारा होता है, क्या होता है? बीटा सेल्स होती हैं और अल्फा सेल्स होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है? बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स क्या होता है? ये आकार में बड़ी होती हैं तथा 70% भाग में स्थित होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? ये आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है, तथा 70% भाग में स्थित होती है। प्यारे बच्चों सभी को मैं एकदम क्लियर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो बीटा सेल्स होती हैं ये 70% भाग में स्थित होती हैं। इनसे बच्चों क्या होता है? इससे बीटा सेल्स से आप सभी याद रखिएगा, बीटा सेल्स से इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का क्या होता है बच्चों? श्रवण होता है। क्या होता है? हार्मोन्स का श्रवण होता है। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है सभी को? ओके, आइए बच्चों अब हम बीटा सेल्स हो गए हमारा, अब अल्फा सेल्स की हम बात कर लेते हैं। क्या बच्चों? अल्फा सेल्स। ठीक है, जो अल्फा सेल्स होती हैं बच्चों, यह क्या होती हैं? यह आकार में छोटी होती हैं, ये 5% भाग में फैली होती हैं। ठीक है, यह आकार में छोटी होती है। ठीक है, ये 5% भाग में फैली रहती है।
ठीक है बच्चों, क्या होता है ये 5% भाग में फैली रहती है। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं जो हमारी अल्फा सेल्स होती है। अल्फा सेल्स से बच्चों किसका श्रावण होता है? किसका श्रावण होता है बच्चों? सोमैटोस्टेनिन का। किसका होता है? सोमैटो। अल्फा सेल्स जो होता है हमारा ग्लूकेगान का होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, फिर इसको भी रेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए। एक सेकंड, आप सभी लोग लाइव में बने रहिए, चाहे इसको शेयर करते रहिए वीडियो को, है ना बच्चों? वीडियो क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है बच्चों, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगान किसका श्रावण होता है बच्चों? ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का क्या होता है बच्चों? श्रावण होता है। ठीक है बच्चों, किसका श्रावण होता है? अल्फा सेल्स से ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। क्लियर दिख रहा है सभी को? यस, यू आर राइट। ओके, आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स। ठीक है, आइए देखते हैं गामा सेल्स। ठीक है, गामा सेल्स क्या होती हैं? गामा सेल्स बच्चों हमारी जो होती हैं वो कितने % भाग में फैली होती हैं? ये आकार में ये भी छोटी होती हैं, है ना? ये आकार में क्या होती है? ये भी आकार में क्या होती हैं? ये आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, छोटी होती है। ठीक है बच्चों, और देखिए इससे क्या होता है? इससे सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन्स, ठीक है, गामा सेल्स जो होती हैं इससे सोमैटोस्टेनिन तथा वृद्धि नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इस तरह से यहाँ पे सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन्स और वृद्धि हार्मोन्स का क्या होता है? श्रावण होता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गई बात? हो गई है क्लियर? आइए बच्चों अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। एक हमारा और होता है, क्या होता है? गोनेड्स, जिसे जनद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद। ये जनद क्या होता है? जिसे गोनेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गोनेड्स। आइए देख लेते हैं गोनेड्स क्या होता है। नर में, ठीक है, जनद के रूप में एक जोड़ी वृषण होते हैं। ठीक है, नर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नर में जनद के रूप में एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी क्या होते हैं बच्चों? वृषण होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण होते हैं। ठीक है, मादा में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होते हैं बच्चों? सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपको जनक भी समझ में आ गया। जनक में मतलब क्या? नर वाला पोर्शन हो गया और मादा वाला पोर्शन हो गया।
दोनों क्या कहलाते हैं, जनद कहलाते हैं। और ये जो जनद होते हैं, नर वाला हो चाहे मादा वाला हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे लैंगिक जो लक्षण होते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब, ठीक है, उनसे हार्मोन स्रावित होता है। दूसरे क्या होता है, ये द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं, इसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, विकास में क्या करते हैं बच्चों, सहायक होते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, क्लियर हो गई बात सभी को। आइए अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर लेते हैं, हार्मोन्स की। एक सेकंड, सभी को क्लियर दिख जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ओके, अब चलिए हम बात करते हैं किसकी बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स हमारा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हार्मोन्स का। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, हार्मोन्स है। ठीक है, तो हार्मोन्स बच्चों एक तरह से होता क्या है, एक तरह से ये हमारा क्या होता है, संदेशवाहक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, संदेशवाहक पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का संदेश वाहक पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एक प्रकार का संदेश वाहक पदार्थ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, क्लियर हो गई ना, क्लियर दिख रहा है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, है ना। आइए अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ, ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, संदेशवाहक पदार्थ जो किसी बाह्य या बाह्य या अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावित, ठीक है, अंतः उद्दीपनों के कारण, अंतः उद्दीपनों के कारण क्या करता है, शरीर में क्या करता है, शरीर की जो कारण, ठीक है, शरीर के किसी भी भाग में कारण, शरीर के किसी भी भाग, ठीक है, शरीर के किसी भी भाग से क्या होगा, भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होगा बच्चों, स्रावित होगा। क्या होगा, स्रावित होकर रुधिर के पुंड द्वारा, स्रावित होकर रुधिर के पुंड क्या करता है, रुधिर के पुंड शरीर में, रुधिर के द्वारा, ठीक है, रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में संचरित हो जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या करता है, जो शरीर की हमारी कार्यकीय क्या होती है, ठीक है, कार्यकी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा क्या करती है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के, ठीक है, क्या करती है, शरीर की कोशिकाओं की मात्रा, शरीर की कोशिकाओं
कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, हार्मोन्स। क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गई बात कि हार्मोन्स क्या होता है, सभी को समझ में आ गया है ना। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। एक प्रकार का ऐसा संदेशवाहक पदार्थ, ठीक है, ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ जो किसी बाह्य अथवा अंतः उद्दीपनों के कारण शरीर के किसी भी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में संचरित हो जाता है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा शरीर की कोशिकाओं की कार्यकी को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम जान लेते हैं जंतु हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जंतु हार्मोन्स, इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों। आइए जान लेते हैं जंतु हार्मोन्स प्रायः प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा स्टेरॉइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु हार्मोन्स प्रोटीन, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड्स, आदि के क्या होते हैं बच्चों, आदि के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को क्लियर हो गया कि जंतु हार्मोन्स कैसे बने होते हैं, इनसे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इनका अणुभार कम होता है। ठीक है, एवं क्रिया के पश्चात यह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आगे इनके बारे में जान लीजिए। इनका अणुभार कम होता है। ठीक है, कम होता है और यह क्रिया के पश्चात क्या होते हैं बच्चों, क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका अणुभार कम होता है और यह क्रिया के पश्चात क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने थोड़ा सा क्या किया, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बच्चों। ठीक है, हार्मोन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आप सभी को पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पता करेंगे, नहीं तो हम तो बताएंगे, है ना बच्चों। किसने किया था, अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने। ठीक है, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग। ठीक है, कब किए थे, 1905 में। कब किए थे बच्चों, 1905 में अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है, स्टर्लिंग है। ठीक है, स्टर्लिंग, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग ने कब किया, प्रयोग किया था, 1905 में। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं एक और पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स की खोज किसने किया था। ठीक है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, इसकी खोज, ठीक है, हार्मोन्स की खोज
किसने किया था? 1903 में। ठीक है, किसने किया था? बैसिलस ने। किसने किया था? सॉरी, बायलिस ने किया था। किसने किया था? बायलिस ने। ठीक है बच्चों, किसने किया था? बायलिस ने। इतनी बात क्लियर हो गई? किसने किया था? बायलिस ने। किस हार्मोन्स की? सिक्रेटिन ने। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? आप सभी को क्लियर हो गई ना बच्चों? ओके। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना? आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।